हाँ जी भाई। लेसन सेकंड, इसके जो फर्स्ट चैप्टर था ना, उसके शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट रे कर लेना। एक बार ऑफलाइन क्लास में आएंगे अपन ऑफलाइन मोड में, तो सारे उस समय सोल्व करा देंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन अब चलते हैं चैप्टर सेकंड, गॉस का नियम। वह अनुप्रयोग, गॉस का नियम वह इसके अनुप्रयोग। पहला टॉपिक है सतत आवेश वितरण। देखो भाई, सतत आवेश वितरण की परिभाषा इस तरह से दी जाती है, यद्यपि आवेश की प्रकृति क्वांटीकरण की होती है, क्योंकि पहले पार्ट में पढ़ा रखा है कि आवेश की नेचर कैसी होती है, क्वांटीकरण की होती है। उस समय मैंने ये पढ़ाया था कि आवेश सतत रूप में विद्यमान नहीं हो सकता है, मतलब आवेश के सभी मान संभव नहीं है। तो अब उस समय तो ये पढ़ाया था कि आवेश सतत रूप में हो ही नहीं सकता। आज अपन पढ़ रहे हैं सतत आवेश वितरण, इसका मतलब दोनों में से एक तो गलत है। तो इसको समझने का यूं तरीका है कि क्वांटीकरण की प्रकृति तो वास्तव में होती है, ये माना जाता है भाई, इसको ये जो है इसको माना जाता है। तो यद्यपि आवेश की प्रकृति क्वांटीकरण की होती है, परंतु स्थूल निकाय के लिए अगर सिस्टम बहुत बड़ा हो, स्थूल का मतलब बहुत बड़ा सिस्टम हो, स्थूल निकाय के लिए इलेक्ट्रॉन का आकार काफी कम और संख्या बहुत अधिक होने के कारण आवेश का वितरण लगभग किस रूप में माना जा सकता है, सतत रूप में माना जा सकता है। इसको सतत आवेश वितरण कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत कम है और आवेशों की संख्या बहुत ही अधिक है, तो लगभग सतत रूप में माना जा सकता है। सतत रूप में होता नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, सतत रूप में केवल माना जाता है। अब आवेशों की संख्या बहुत ज्यादा कैसे होती है, देखो, जैसे मान लो ये इस मार्कर पर 1.6 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया आपने, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर Q अपॉन E, 1.6 10 पे घात -6, 1.6 10 पे घात -19 हो जाएगा। सोल्व करोगे तो 10 पे घात 13 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है कि नहीं है, अरबों खरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने पास। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, आवेश बहुत ही कम होता है, इसीलिए आवेश का वितरण लगभग सतत रूप में माना जा सकता है। सतत आवेश वितरण जो है वो 3 प्रकार का होता है, एक तो रैखिक आवेश वितरण, एक पृष्ठ आवेश वितरण और एक आयतन आवेश वितरण। 3 अलग अलग कैसे हो सकते हैं, इसको यूं समझे, एक तो 1D में हो जाएगा, 1 डायमेंशन में, एक 2D में हो जाएगा और एक 3D में हो जाएगा। जैसे एक तार है, उस तार पर आवेश का वितरण है, तो लाइन में हो गया कि नहीं हो गया, या केवल लंबाई में हो गया, वो रैखिक आवेश वितरण में आ जाएगा। उसके बाद में ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर आवेश का वितरण होगा, तो बोर्ड में लंबाई और चौड़ाई दोनों काम कर रही है कि नहीं कर रही है, लंबाई और चौड़ाई दोनों काम करेगी तो इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो ये आवेश का वितरण पृष्ठ में मान लिया जाएगा, ये 2D में आ जाएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं कि कमरे में आवेश फैला हुआ है, कमरे में आवेश फैला हुआ है, तो कमरे में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों काम करती है कि नहीं करती है, इसका मतलब वो आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। कौन सा आवेश वितरण कहलाएगा, वो आयतन आवेश वितरण। आवेश का वितरण उस केस में आयतन में हो जाता है। तो ये आ गए अपने पास तीनों तरीके का हो गया, एक रैखिक आवेश वितरण होगा, एक पृष्ठ आवेश वितरण होगा और एक आयतन आवेश वितरण होता है। अपन तीनों पढ़ेंगे। पहले अपन चलते हैं रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
देखो जी भाई, सबसे पहले तो परिभाषा, यदि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो या सरल रेखा के अनुदिश हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। ये कोई सरल रेखा ही है जिस पर धन आवेश का वितरण मान रखा है मैंने। इस पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, अल्पांश की लंबाई कितनी ले ली मैंने, dl। उस अल्पांश पर आवेश का मान किसके बराबर मान लिया मैंने, dq के बराबर मान लिया। ठीक है, तो ये अल्पांश हो गया। अल्पांश पर आवेश कितना मान लिया अपन ने, dq मान लिया। इस dq से r दूरी पर कोई परीक्षण धनावेश q0 रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो परिभाषा हो गई, आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो या सरल रेखा के अनुदिश हो तो इसको रेखिक आवेश वितरण कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं, एक परिभाषा है रेखिक आवेश घनत्व की। प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रेखिक आवेश घनत्व कहलाती है। और लैम्ब्डा से दर्शाया जाता है भाई रेखिक आवेश घनत्व को, आवेश घनत्व ये लैम्ब्डा के बराबर होता है और लैम्ब्डा बराबर आएगा dq बाय dl। आवेश dq, लंबाई dl, q बाय l भी चलता है। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। अब अपन चलें इसमें, इसको इधर गुणा कर दें तो dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा dl हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। dq के कारण q0 पर लगने वाला बल निकालना चाहते हैं। देखो dq के कारण q0 पर लगने वाला बल क्या होगा, कूलाम के नियम के अनुसार चलें, dF k q1 q2 k dq q0 अपॉन क्या आएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ये अपन रखेंगे तो क्या आएगा, dF बराबर k लैम्ब्डा dl q0 अपॉन r स्क्वायर हो गया अपने पास। ठीक है, अब ये जो बल है वो तो केवल dq के कारण है। अगर अपने को संपूर्ण लंबाई के कारण बल निकालना हो तो क्या करोगे, संपूर्ण लंबाई के कारण बल, इंटीग्रेशन कर दें इसका, dF इंटीग्रेशन हो जाएगा k लैम्ब्डा dl q0 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, समाकलन करोगे तो f हो जाएगा k लैम्ब्डा dl q0 अपॉन r स्क्वायर हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी हो तो क्या होगा बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सूत्र होता है इसका, E बराबर F अपॉन q0। ठीक है, F का मान ये है ही, इसमें रखेंगे अपन तो क्या रहेगा बताओ, E बराबर k लैम्ब्डा dl q0 अपॉन r स्क्वायर अपॉन q0 इंटीग्रेशन, ये इससे कट जाएगा तो E बराबर क्या आ गया, k लैम्ब्डा dl अपॉन r स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। फ्लक्स आगे पढ़ाएंगे ना, वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। नेक्स्ट टॉपिक है पृष्ठ आवेश वितरण।
हाँ भाई, पृष्ठ आवेश वितरण की परिभाषा, आवेश का वितरण यदि पृष्ठ में या क्षेत्रफल में हो तो उसको क्या कहते हैं अपन, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ आवेश वितरण का उदाहरण बता ही दिया था कि बोर्ड में हो जाएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। सिग्मा से दर्शाया जाता है भाई इसको, तो क्या लिखोगे, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से लिखेंगे, सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी एस, कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इसको इधर गुणा कर दें तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एस हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, डी क्यू के कारण क्यू जीरो पर लगने वाला बल, डी एफ होगा के क्यू जीरो और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान रखो तो समीकरण है 1 से, एकदम इजी टॉपिक है भाई ये। तो डी एफ इज इक्वल टू के सिग्मा डी एस क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन चलें संपूर्ण पृष्ठ के कारण बल, पृष्ठ के कारण बल इंटीग्रेशन कर दो तो डी एफ बराबर के सिग्मा डी एस क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका समाकलन एफ कर दो तो के सिग्मा डी एस क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका समाकलन हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र बोलो, एफ अपॉन क्यू जीरो के सिग्मा डी एस क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू जीरो, क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आया, के सिग्मा डी एस अपॉन ये इसका उत्तर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद में आयतन आवेश वितरण पढ़ा देता हूं। चलो जी भाई, आयतन आवेश वितरण। देखो ये डीवी, ये डी क्यू, ये क्यू जीरो। जब आवेश का वितरण किसमें हो, आयतन में, तो क्या कहलाएगा वो, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, बता ही रखा है पहले। फिर आते हैं आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा। प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा किसके बराबर होती है, आयतन आवेश घनत्व के बराबर होती है। आयतन आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं, रो से। आयतन आवेश घनत्व को रो से दर्शाया जाता है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डीवी हो जाएगा, मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको इधर गुणा कर दो तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो रो डीवी। ठीक है, अब डी क्यू के कारण क्यू जीरो पर लगने वाला बल, हाँ जी भाई, डी एफ बराबर के क्यू जीरो डी क्यू अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मान रखें इसका समीकरण 1 से, बोलो भाई, डी एफ इज इक्वल टू के
Q0 रो dV अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, संपूर्ण आयतन के कारण बल। इंटीग्रेट करें तो dF के Q0 रो dV अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, समाकलन F हो गया तो K Q0 रो dV अपॉन R स्क्वायर हो गया इसका समाकलन करके। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप ज्ञात करना चाहते हो तो E बराबर F अपॉन Q0, मान रखो K रो dV Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया। E बराबर क्या आएगा, K रो dV अपॉन R स्क्वायर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। अंजलि चौधरी पर वेटिंग में तो है ही नहीं। अंजलि, प्रियंका, प्रियंका उसको बोले एक बार कनेक्ट तो हो, वो कनेक्ट नहीं हो रही है भाई, उसको बोल दे अंजलि को एक बार वो कनेक्ट हो तब। एक बार उसको बोल दे कि वो कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाएगी तो मैं कर दूंगा यहां से, है ना। चलो जी भाई, आगे अपन चल रहे हैं। एक न्यूमेरिकल है तुम्हारी किताब में, उदाहरण है, वो करा देता हूं मैं। देखो, उदाहरण ये है कि कोई समावेशित वलय है भाई। वलय का मतलब रिंग, जानते ही हो अपने पास। इस वलय को आवेश का वितरण एक समान है सभी पर अपने पास। तो कोई समावेशित वलय है जिस पर यह आवेश फैला हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि वलय की अक्ष पर कोई बिंदु ले लो। तो ये वलय की अक्ष हो गई। अक्ष का मतलब समझते हो, इसके केंद्र से आर पार गुजरने वाली रेखा। एक्चुअल में ये लाइन यहाँ पर नहीं है भाई, ये लाइन इस मार्कर की सीध में है, क्योंकि अक्ष ये होगा कि नहीं होगा। डायग्राम 3D का है पूरा का पूरा ही, ठीक है। तो ये वलय की अक्ष ले ली अपन ने, केंद्र जो है वो O ले लिया, और P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहां से अपन चलें, ये देखो, मान लो कि इस जगह पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश की लंबाई कितनी ले ली, dl, और इस अल्पांश पर आवेश कितना ले लिया अपन ने, dq ले लिया। छोटा सा एक लिया, इतना का इतना ही लंबाई यहां पर ले लो, तो ये dl हो जाएगा, आवेश dq हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहां से चलें, ये धनावेश है। इस धनावेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, आवेश से बिंदु की ओर। किधर होती है, आवेश से बिंदु की ओर। मान लो कि ये DE है। क्या है ये, DE। आ गया समझ में ये तो। अब अपन चलें, सेम ऐसे के ऐसे ही एक थोड़ा सा रचना कर लेता हूं मैं। ये रचना में शामिल है ये चीज, ये लाइन आगे बढ़ा दी मैंने। यहां पर भी धनावेश है, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र किसके बराबर हो जाएगा, बताओ, DE के बराबर हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर आ गया। अब अपन चलें, ये त्रिभुज, ये A, ये B ले लो, ये P है ये अपने पास। त्रिभुज AOP
और त्रिभुज BOP, ये सर्वांग सम है भाई अपने पास। कैसे सर्वांग सम कैसे है? ये त्रिज्या, ये उभयनिष्ठ रेखा हो गई कि नहीं हो गई? ये कोण 90 डिग्री का, तो ये कोण भी कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया अपने पास। तो अब अपन चलें इसमें, इसलिए अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और अगर ये अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख हो जाएगा। और अगर ये अल्फा है तो ये कोण भी किसके बराबर हो गया? अल्फा के बराबर। अब इस विद्युत क्षेत्र को दो घटकों में बांट सकते हैं। एक घटक जिस पर कोण बनेगा वो घटक कोस में हो जाएगा, तो DE कोस अल्फा हो गया। ये घटक क्या हो जाएगा? DE साइन अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही इसका यहाँ घटक बनाओगे तो क्या हो जाएगा? DE कोस अल्फा। और ये घटक क्या हो जाएगा? DE साइन अल्फा हो जाएगा। तो अब अपन देखें, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में बांट दिया। ये ऊर्ध्व घटक, ये ऊर्ध्व घटक, दोनों परिमाण में क्या है? बराबर है। जैसा क्या है? इनकी विपरीत है। कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए? ये तो परिणामी तीव्रता किसके योग से प्राप्त होगी? DE कोस अल्फा, मतलब क्षैतिज घटकों के योग से प्राप्त होती है। और किधर होगी? अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर हो जाएगी। तो ये दूरी, ये मान लो कि x है, त्रिज्या क्या मान लिया अपन ने? r मान ली। और ये अपने पास कितना मान लिया? स्मॉल है, r मान लेते हैं। अब अपन चलें तो जो परिणामी तीव्रता होगी वो E मान लेते हैं। क्या आएगा बताओ? DE कोस अल्फा। इसका समाकलन करते पूरे का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सबसे पहले तो एक तो कोस अल्फा का मान निकालना होगा, एक DE का मान निकालेंगे। तो DE का मान बोलो KQ अपॉन R स्क्वायर, तो K DQ अपॉन R स्क्वायर आ गया होगा समझ में? DQ के कारण है। कोस अल्फा का मान किसी भी त्रिभुज में से निकाल लो। अल्फा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण क्या होगा? आधार बोलो x अपॉन कर्ण का मान कितना है? r। ये दोनों चीजें इसमें रखो। जब दोनों चीजें इसमें आप रखोगे तो E बराबर क्या आएगा बताओ? K DQ अपॉन R स्क्वायर, x अपॉन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R की पावर 3 हो गई यहाँ से। तो E इज इक्वल टू K DQ x अपॉन R की पावर 3 और इंटीग्रेशन। अब अपन चले यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं एक बार इसमें देखो। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या रहेगा? R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और R बराबर क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। इनका घन ले लो अपने पास, क्यूब कर दो। जैसे ही क्यूब करोगे R की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितना हो गया? 3/2 हो गया। ये मान यहाँ रखो इसमें। तो E बराबर क्या हो जाएगा? K DQ, DQ को लैम्बडा DL लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? लैम्बडा DL। अगर अपने को लैम्बडा के पदों में आंसर लाना हो तो, या पहले रहने दो एक बार, यहीं तक चलता हूं मैं। DQ x अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। एक आंसर तो ये हो गया। कई बार क्या है कि DQ का समाकलन क्यों हो जाएगा? तो क्यों समाकलन कर दोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ? KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और अगर मान लो कि अपने को लैम्बडा का मान दे रखा है तो DQ बराबर क्या हो जाएगा? लैम्बडा DL से E इज इक्वल टू K लैम्बडा DL x अपॉन R स्क्वायर बोलो प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसका समाकलन, DL का समाकलन कितना हो जाएगा? L, ये रहा तरीका, बराबर K लैम्बडा बाहर, x बाहर, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन लैम्बडा। अब लैम्बडा का समाकलन L होता है, L का मतलब 2πr होगा इसमें। क्यों? वलय के लिए ये सारे अल्पांश जुड़ेंगे तो वलय की परिधि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे?
वलय की परिधि किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर। तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, ये 2 पाई आर अगर आप रखते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू बोलो के लैम्बडा एक्स इंटू 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। आ गया समझ में कैसे निकालते हैं। यदि उतारो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे चलते हैं भाई। चलो जी भाई, देखो ये आए अपने पास दो पद आए। एक पद तो ये आ गया इसका E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्या आ गया x, ठीक है। और एक सूत्र जो बन गया इसका के लेमडा एक्स इंटू 2 पाई आर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है 3/2, ये हो गया। अगर मान लो कि बिंदु बहुत दूर हो तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो, r होने पर x का मान बहुत ज्यादा हो तो नगण्य किसको मानोगे, आर स्क्वायर को नगण्य मान लो। वह नगण्य मानोगे तो E का मान कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, केवल एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2। इसको नगण्य मान के हटा ही दिया अपन ने, ठीक है। इसमें तो सूत्र क्या बनेगा, के क्यू एक्स, 2 से 2 कैंसिल, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा इसमें, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इस समय तो यही चीज जो है आप लोगों ने पढ़ी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वलय अधिक दूरी के बिंदुओं के लिए बिंदु आवेश के समान ही व्यवहार करती है, क्योंकि सूत्र वो का वही आ रहा है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अपन चलें इसमें आगे। ये बात हो गई यहाँ की। अगर अपने को इसमें लेना हो तो इसमें भी आर स्क्वायर को यहाँ से नगण्य मान लो। आर स्क्वायर को नगण्य मानोगे तो क्या रहेगा बताओ, E इज इक्वल टू के लैम्बडा एक्स 2 पाई आर अपॉन नगण्य माना एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो E इज इक्वल टू क्या रहेगा, के लैम्बडा एक्स इंटू 2 पाई आर अपॉन एक्स की पावर है 3। ये इसका आंसर है। ये किताब में कौन सा उदाहरण है, ऐसा कौन सा उदाहरण, 2.5 उदाहरण है भाई, है ना। अब एक क्वेश्चन और है, इसी के आगे 2.6 उदाहरण है। हाँ एक्स को काट लो ना इसमें से, ये काट दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया, ई बराबर के लैम्बडा 2 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 2.5 उदाहरण था। हाँ वलय के केंद्र पर अगर निकालना हो तो इसी में ये ले लो, इसी की कंडीशन है इसमें कि वलय के केंद्र पर क्या होगा, केंद्र पर होते ही x बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अपन अब केंद्र पे आ गए तो x जो है वो 0 के बराबर लिख दो, ये पद 0 कर दो अपने पास। तो ये सारा ही पद किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो E सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। आगे है एक एग्जांपल है 2.6 इसी का। उसमें ये लिखा है कि जो 5वां उदाहरण है, मतलब पिछले वाला उदाहरण है, वही वलय यूज में ली गई है।
उस वलय के केंद्र से कितनी दूरी पर है? अरे भूख नहीं इतना वो खाया वलय वाला, तो ये रहा 2.5 2.4 है। ये 2.4 था भाई, बताने वाले बच्चे थोड़े ऐसे ही है। ये एग्जाम्पल 2.5 है। इसमें लिखा है कि वलय के केंद्र से, कहां से? वलय के केंद्र से r√3 दूरी पर कोई क्यों आवेश रखा हुआ है, या क्यों आवेश का गोला रखा हुआ है। तो इस गोले पर लगने वाला बल ज्ञात करो। किसके कारण? वलय के कारण लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो सीधा सूत्र है F बराबर क्यू ही हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलें क्यों, ई का मान कितना है, ये वाला काम में लो एक बार। ये वाला काम में लोगे तो क्या आएगा बताओ चलो, के क्यू अपॉन r² x² की पावर 3/2 इंटू एक्स हो जाएगा। x का मान कितना दे रखा है, r√3, r√3 होगा तो F बराबर क्या आएगा बताओ चलो, k² इंटू r√3 हो जाएगा बटे r² प्लस r√3 का होल स्क्वायर की पावर क्या आएगा 3/2, k² r√3 बटे ये 3r² हो जाएगा। 3r² कितना हो जाएगा 4r² हो गया। तो 4r² की पावर कितना हो गया 3/2। इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्या कि q² r√3 बटे 4 की पावर 3/2 और r² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। r की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, वहां से r से और कटेगा, ये r से और कट गया, कितना बचा r²। तो k² रूट में 3 अपॉन 4 की पावर 3/2, किसी की भी पावर 3/2 होता है उसका मतलब होता है ये, जैसे x की पावर 3/2 x√x होता है उसका मतलब। तो 4√4 हो गया, नीचे क्या बचा r², 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो 4 की पावर 3/2 8 हो गया। तो k² √3 बटे 8 r²। ये लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम हो गया। थैंक यू।